वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था क्रिएटिव चिल्ड्रन। जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो है आपका स्लो लर्नर्स पे। और स्लो लर्नर्स और बैकवर्डनेस की बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, सम टाइम इनको सेम ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि स्लो लर्नर्स होते हैं आपके धीमी गति से सीखने वाले बालक। और जो बैकवर्डनेस होती है वो क्या होती है आपकी, वो पिछड़ापन होता है। ठीक है, जो पिछड़े हुए बालक होते हैं उसको क्या कहा जाता है, बैकवर्डनेस। ठीक है, पिछड़ापन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्लो लर्नर्स और बैकवर्डनेस के बारे में। जैसे यहाँ पे स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि आपका लिखा हुआ है स्लो लर्नर और बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो इनका जो आईक्यू होता है वो 70 to 85 होता है। ठीक है, समटाइम कहा जाता है लेस देन 90, तो उनको हम कहते हैं स्लो लर्नर्स। ठीक है, जो स्लो लर्नर्स होते हैं और बैकवर्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, दीज आर द सेम थिंग। ठीक है, तो पिछड़े हुए बालक मतलब धीमी गति से सीखने वाले बालक। तो धीमी गति से सीखने वाले बालक कौन से होते हैं, मतलब जो अगर 7th क्लास में हैं तो 6th क्लास के कॉन्सेप्ट को वो कंप्लीट करने के लिए क्या लगाएंगे, दूसरे बच्चों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा क्या लगाएंगे, समय लगाएंगे। जिससे जो बच्चे जिस रफ्तार से अपनी कक्षा के पिछले कार्य को पूरा कर देते हैं उसके कंपैरिजन में वो बच्चे क्या करते हैं, बहुत अधिक समय लगाते हैं। तो कहा जाता है कि जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है उसे हम पिछड़ा बालक कहते हैं। ठीक है, तो इसे हिंदी में पिछड़ा बालक भी कहा जाता है, धीमी गति से सीखने वाला बालक भी कहा जाता है। तो सम टाइम जैसे इनको पिछड़े बालक भी कहा की संज्ञा भी दी जाती है। और सम टाइम इसके लिए अगर आईक्यू पूछा ही जाता है, ठीक है, पेपर में अगर एंट्रांस की बात करें तो आपको पूछा जाएगा कि स्लो लर्नर का जो आईक्यू होता है वो कितना होता है। तो आपने याद रखना है, अगर ऑप्शन में लेस देन 90 है तो वो भी क्या होगा, उसका आईक्यू होगा। अदरवाइज एग्जैक्ट की बात करें तो वो किसके बीच में होगा, आपका 70 to 85। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ग्रिफिन ने 1978 में स्लो लर्नर की डेफिनेशन दी कि दीज आर द स्टूडेंट्स who learn slowly than their peers yet do not हैव अ डिसेबिलिटी रिक्वायरिंग स्पेशल एजुकेशन, कि ऐसे बच्चे जो लर्निंग डिसेबल्ड तो नहीं है, अक्षम बालक तो नहीं है, लेकिन वो क्या हैं कि दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में वो क्या है, थोड़ा सा स्लो सीखते हैं। तो उनको क्या कहे नाम दिया गया, स्लो लर्नर्स का नाम दिया गया। अगर हम यहाँ पे बैकवर्ड चिल्ड्रन की बात करें तो बर्टन हार्ट ने डेफिनेशन दी कि द बैकवर्ड चिल्ड्रन इज़ वन हु इज़ अनेबल टू डू द वर्क ऑफ केसेस वेयर देयर एजुकेशनल अटेनमेंट्स आर लोअर देन व्हाट दे आर केपेबल ऑफ। तो इस डेफिनेशन में से भी सिमिलर कहा गया कि ऐसे बालक जो अपने कार्यों को करने के लिए क्या होते हैं, अनेबल होते हैं एज कंपेयर टू देयर पीयर ग्रुप, या एजुकेशनल अटेनमेंट्स जो उनका होना चाहिए था वो थोड़ा सा क्या रहता है, लोअर रहता है अदर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो उन बच्चों को हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड चाइल्ड भी कहेंगे, पिछड़े बालक भी कहेंगे, और साथ में ही उनको कहा जाएगा धीमी गति से सीखने वाले बालक। अगर हम आईक्यू की बात करें तो एवरेज आईक्यू क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, जो एवरेज लेस देन जो 70 है वो कंसिडर्ड होते हैं मेंटली रिटार्डेड। स्लो लर्नर्स आर 75 to 90 ऑन आईक्यू टेस्ट। जब इनका आईक्यू टेस्ट लिया जाता है तो ये किसके बीच में लाया करते हैं, 75 to 70, और सम टाइम लेस देन क्या लेते हैं हम, 90 डिग्री भी इनको कंसिडर कर लेते हैं। तो स्लो लर्नर्स आर नॉट मेंटली रिटार्डेड, जैसे लेस देन 70 नहीं होते हैं, क्योंकि लेस देन 70 हो गए तो वो क्या होते हैं आपके मेंटली रिटार्डेड, कि उनको मेंटली रिटार्डेशन है, कि उनका मानसिक जो संतुलन है वो क्या है, सही नहीं है। तो अबाउट 1 out of 5 चिल्ड्रन आर स्लो लर्नर्स। अगर क्लास में भी बात करें तो कुछ बच्चे बहुत जीनियस होते हैं, बट सम मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर स्लो लर्नर्स,
कि बहुत स्लोली वो क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। सम टाइम कि उनका ध्यान क्लासरूम में नहीं होता है, उसके कारण होता है, या इस तरह के केसेस देखे जा सकते हैं। तो स्लो लर्नर की अगर डेफिनेशन बर्ड के अकॉर्डिंग दे, तो इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट इस डेफिनेशन को किया। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड चाइल्ड इज़ वन हुज एजुकेशनल कोशेंट इज़ 85 और बिलो। 85 से अगर उसका बिलो है तो उन्होंने कहा कि उनको क्या कहेंगे, हम पिछड़ा बालक कहेंगे। तो जो पिछड़ा बालक है और जो आपका स्लो लर्नर है, बोथ आर द सेम थिंग, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्लो लर्नर एंड दोज हु आर लर्निंग डिसेबल्ड, कि जो अधिगम अक्षम बच्चे होते हैं उनमें और स्लो लर्नर में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर इसमें डिफरेंस की बात करें तो स्लो लर्नर में हमने बात की कि ऐसे बालक जो क्या होते हैं, अपनी जो क्लास की जो पढ़ाई है उसको पढ़ने के लिए वो उस कक्षा की पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, अगली क्लास में भले ही हो जाते हैं लेकिन पिछला उनको क्लियर नहीं होता है। लेकिन लर्निंग डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं आर फॉर्मली डायग्नोस्ड, उनको क्या होती है, डायग्नोसिस की क्या होती है, वहाँ पे ज़रूरत होती है। वो लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं, अधिगम अक्षम बालक होते हैं बाय द स्पेशलिटी या स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी में उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है कि वो उनको हम उपचार दें, या फिर स्टूडेंट्स को डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अदर जो स्पेशल टीचर होते हैं उनको स्पेशल क्लासेस की भी क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो स्लो लर्नर होता है वो ड्यू टू अटेंशन भी हो सकता है कि वो क्या करता है, क्लास में अटेंशन नहीं दे पाता है, और अटेंशन ना देने के कारण से कहीं ना कहीं वो क्या रह जाता है, दूसरे बच्चों से पीछे रह जाता है और पिछड़ जाता है। तो अब अगर बात करें हम कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं स्लो लर्नर्स, तो इसमें तो मैथमेटिक्स की बात की है बट हम सभी की बात करेंगे। तो इस वाली स्लाइड में मैथ्स की बात की है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। आईक्यू बिलो 90, तो जिसका इंटेलिजेंस जो कोशेंट होता है बिलो 90 होता है उनको क्या कहते हैं, हम स्लो लर्नर कहते हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहती है स्लो लर्नर की कि वो क्या होते हैं, आईक्यू बिलो 90 होता है। एज लिटल ड्राइव, ठीक है, उनके पास मतलब जो काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है या ज़्यादा सोचने की या अपने आप को ड्राइव करने की, ड्राइविंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ड्राइव मीन अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना या काम करना या होमवर्क करना, इस तरह की जो कोई भी बात हो सकती है शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन, अटेंशन नहीं देते हैं वो। हैज़ वीक एसोसिएशन मेमोरी, मेमोरी को एसोसिएट नहीं कर पाते हैं कि पहले क्या याद किया था, अब उसको क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। इज़ अ पुअर रीडर, बहुत पुअर रीडर होते हैं जिसके कारण क्या करते हैं वो जब पढ़ेगा गलत तो लर्न भी करेगा गलत और सुनाएगा भी गलत और लाइफ में काम भी करेगा गलत। अगर सही उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, अगर उसको सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं जो स्लो रनर है वो भी क्या बन सकता है, वहाँ पे इंटेलिजेंट बन सकता है। इसके बाद हैज़ डिफ़िकल्टी विद एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जो थिंग्स होते हैं उनको समझना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बच्चे को। इट्स नॉट लॉजिकल इन थिंकिंग, क्यों, तो ये बच्चे क्या होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग में थोड़ा सा पिछड़े हुए होते हैं, ठीक है। लैक्स इमेजिनेशन, इमेजिनेट नहीं कर पाते हैं, जो सोचने के लिए बोला जाता है उसको नहीं कर पाते हैं। इज़ अनेबल टू डिटेक्ट हिज ओन एरर्स, जो अपने एरर्स होते हैं, अपनी गलतियाँ होती हैं उनको नहीं बता पाते हैं। हैज़ लिटिल पावर ऑफ ट्रांसफर ट्रेनिंग, जो सीखा है उसको आगे वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इज़ नॉट क्रिएटिव इन हिज थिंकिंग, जो उनकी थिंकिंग होती है उसमें वो सृजनात्मक नहीं होते हैं वो बालक। तो ये क्या होती हैं, इनकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्कस किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स। अगर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर इसकी बात करें मैथ्स को छोड़ के, तो फंक्शंस एट एबिलिटी बट सिग्निफिकेंटली बिलो ग्रेड लेवल, जो उनका ग्रेड लेवल होता है उससे हमेशा क्या होते हैं, वो नीचे ही होते हैं। इज़ प्रोन टू इमैच्योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जो रिलेशनशिप्स होते हैं कहीं ना कहीं उसमें भी क्या होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं, अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। हैज़ डिफ़िकल्टी फॉलोइंग मल्टी स्टेप डायरेक्शन, मल्टी स्टेप अगर उन्होंने डायरेक्शन फॉलो करना है तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है।
लाइफ्स इन प्रेजेंट एंड डज नॉट हैव लॉन्ग रेंज गोल्स, उनके नहीं होते कल क्या करना है या लाइफ में क्या करना है या फ्यूचर में क्या करना है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट को बता पाने में। हैज़ फ्यू इंटरनल स्ट्रैटेजीज दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, डिफिकल्टी ट्रांसफरिंग एंड द जनरलाइजिंग इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन होती है उनके पास होगी तो उसको जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, किसी भी स्किल को कुशल मतलब कौशल होगा उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, और डिफ़िकल्टी रहेगी उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, जो उन्होंने सीखा है दूसरों को नहीं सिखा पाएंगे कि मैंने कैसे किया। अगर स्कोर्स की बात करें तो कंसिस्टेंटली लो ऑन अचीवमेंट टेस्ट, जो भी अचीवमेंट टेस्ट होंगे उनमें हमेशा जो मार्क्स होंगे उनके लो होंगे। वर्क्स वेल विद हैंड ऑन मटेरियल, लैब्स मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़, जो स्लो लर्नर्स होते हैं जो हाथों के काम होते हैं उसमें क्या होते हैं बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट होते हैं। हैज़ अ पुअर सेल्फ इमेज, अपनी इमेज नहीं बना पाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स। और वर्क ऑन ऑल टास्क स्लोली, सारे काम क्या करते हैं धीमे से ही करते हैं। एंड मास्टर स्किल्स स्लोली, सम स्किल्स में नॉट बी मास्टर्ड एट ऑल, ठीक है। और कि कुछ में हो सकता है कि वो बहुत फास्ट हो लेकिन मैक्सिमम क्या में क्या रहते हैं ये एक्टिविटीज़ में स्लो रहते हैं। तो अगर हर एक क्लास में बात करें तो 5 बच्चों के बाद एक बच्चे को मान के चल सकते हैं कि वो क्या है स्लो लर्नर है। अब बात आती है कि हाउ टू वर्क विद स्लो लर्नर्स की, जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके साथ काम कैसे करें। तो एम्फेसाइज स्ट्रेंथ, यूज लॉट्स ऑफ द प्रेज एंड रीइंफोर्समेंट फ्रिक्वेंटली, लगातार क्या देते रहें उन बच्चों को रीइंफोर्समेंट देते रहें, पुनर्बलन देते रहें, जिसके कारण वो बहुत जल्दी सीखेंगे या सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेक लेसन शॉर्ट, लिमिट द वर्किंग टाइम एंड हैव सेवरल शॉर्ट वर्क पीरियड्स रादर देन लॉन्ग वन, ठीक है। तो जैसे जो भी पढ़ाना है वो बहुत डिटेल में ना करवा के शॉर्ट में करवाएं, जैसे कि उनको समझ भी आ जाए। अगर वो समझ नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या रह जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे बच्चों की रह जाती है। नेक्स्ट आता है कि जब भी उनके साथ काम करना हो तो जो मटेरियल्स होते हैं उनको क्या होना चाहिए, तो वो तभी सक्सेस हो पाएंगे या उनको अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है, या फिर उनको फ्रीडम होगी वहाँ पे काम करने की, तभी क्या है वो अच्छे से सीख पाएंगे। Add variety to the academic routine, do active things and use educational games, puzzles and other techniques as much as possible, जितना पॉसिबल हो सके। तो जब काम करना है ऐसे बच्चों के साथ वर्क्स विद स्लो लर्नर्स, तो वी हैव टू organize some type of activity like games, puzzles. We can organize this type of activity in the school. अगर हम बात करें प्रूवन आइडियाज़ टू हेल्प स्लो लर्नर्स, तो स्लो लर्नर के लिए जो प्रूवन मतलब कि जब हमने उसको अप्लाई किया तो उसके बाद प्रूफ मिले कि वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है रिजल्ट्स उसके पॉजिटिव आए। तो इसमें अगर बात करें तो प्रोवाइड अ क्वाइट प्लेस टू वर्क विद, where the child can be easily observed and motivated, keep homework sessions short, होमवर्क उनको ज़्यादा ना दें और साथ में ऐसे प्लेस में कि जहाँ पे उनको अच्छा लगे ऐसी जगह बैठ के उनसे काम लिया जाए, और उनको ऐसे कॉन्सेप्ट करवाए जाए जहाँ पे की किया हो प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल वो करेंगे उतने ज़्यादा ही क्या है स्लो लर्नर वहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि वो सीखने में पुअर नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं अटेंशन की वजह से हो सकता है या कोई किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो क्या होते हैं दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। अगर उनके टास्क की वैरायटी की बात करें तो ऐड अ वैरायटी ऑफ टास्क टू द लर्निंग इवन इफ नॉट असाइंड, सच एज पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ अ रीडिंग असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट की जगह हो सकता है कि उनको आप क्या दें ऐसी एक्टिविटीज़ दें जिसमें वो पिक्चर्स बनाएं, और उसके साथ साथ जो टास्क है उनमें वैरायटी रखें कि एक तरह का ही काम सबको दे दिया तो वहाँ पे क्या हो सकती है बोरिंगनेस हो सकती है। तो ऐसे काम दिए जाएं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क हो वो थोड़ा सा क्या हो वैरायटी रहे, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क क्या दिए जाएं बच्चों को वहाँ पे दिए। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो टीच हाउ टू यूज़ अ कैलेंडर टू कीप ट्रैक ऑफ द असाइनमेंट्स, रीड टू द चाइल्ड, बच्चों के बारे में क्या है पढ़ने की कोशिश करें। बी पेशेंट बट कंसिस्टेंट, ठीक है, आप
हम लोगों को जब पढ़ाएंगे एज ए टीचर, आप लोग भी पढ़ाएंगे, तो अगर बच्चा स्लो लर्नर है तो वहाँ पे पेशेंस की क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टॉलरेंस वहाँ पे टीचर में होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे को अगर डांटेगा मारेगा तो क्या है, लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा। और डू नॉट रिवार्ड अनफिनिश टास्क, उनको शाबाशी नहीं देनी चाहिए अगर वो गलत काम करें। तो मेन रहता है कि उनको वहाँ पे डांटा भी नहीं जाए, बट उनको बुरे कामों के लिए कम मतलब मना किया जाए कि ये काम नहीं करना है। एज वेल एज क्या करें हम थोड़ा सा कि जो काम उन्होंने अच्छा किया उसके लिए उसको प्रेज़ करें। और ऐसे बच्चों को रिवार्ड, अनफिनिश टास्क के लिए रिवार्ड नहीं देना है, लेकिन फुल टास्क के लिए उनको क्या देना है, रिवार्ड देना है। बट जो फिनिश टास्क हो सकते हैं उसमें क्या हो सकता है कि बच्चों को वहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सकता है नए काम करने के लिए। अब बात करते हैं कि जो आपकी स्लो लर्नर्स हैं और जो पिछड़ापन है उसके लिए कौन सी ऐसी स्टडीज़ और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे है एल.एन. दुबे 1972 हिंदी उपलब्धि परीक्षण। तो ये जो परीक्षण था ये इसका मानकीकरण करने के लिए या इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसको मध्य प्रदेश के 10 जिलों के 8वीं कक्षा के 1860 तथा 11वीं कक्षा के 24 बच्चों पर क्या किया गया, इसका परीक्षण किया गया। और ये बच्चे क्या थे, अलग अलग लेवल के थे। और जब इसमें परीक्षण किया गया तो इसको जो दिया है आपकी स्पीयरमैन ब्राउन विधि से जब इस परीक्षण को एनालाइज किया गया तो इसमें देखा गया कि इसकी जो विश्वसनीयता है, जो रिलायबिलिटी है, वो कितनी प्राप्त हुई, 78। तो जब इसको सॉल्व किया गया, इसके गुणांक को या परसेंटाइल नॉर्म ज्ञात किया गया तो वो था 0.67। तो 67% इसमें देखा गया कि वो क्या है, वैध है, वैलिड है। तो इस उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है, ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है। जैसे बच्चों को सेंटेंस दिए जाते हैं और उसमें देखा जाता है कि वो कंप्लीट कर पाता है या नहीं। जैसे जो उसने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स को कितना सॉल्व करता है। तो इस परीक्षण में 5 प्रश्नमाला दी जाती है, जैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें कितने होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं उनका सही उत्तर पर जो परीक्षार्थी है वो क्या करता है, 5, 5, 6, 7 और 7 मिनट का समय दिया जाता है उनको, बच्चों को 20 प्रश्न हल करने के लिए। तो इस तरह का ये क्या है, टेस्ट है, जिससे हम देखते हैं कि बच्चा क्या है, स्लो लर्नर है या आपकी अदर कैटेगरी में आ सकता है वो। सेकंड जो इसमें टेस्ट है वो है सरोज अरोरा 1980 जीव विज्ञान उपलब्धि परीक्षण। तो ये जो टेस्ट था इसमें दोनों ही पार्ट को से रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछे गए, फिजिकल साइंस भी और लाइफ साइंस से रिलेटेड भी। तो ये परीक्षण जब किया गया तो ये 9th क्लास के जो साइंस के स्टूडेंट्स थे, साइंस तो वैसे सभी ने ही पढ़ा होता है उस दौरान, तो उसमें क्या किया गया, इसका उपयोग किया गया और देखा गया कि जैसे जो बच्चों ने पढ़ लिया है अपनी बुक में, तो उसको मेज़र करने के लिए जो पिछली कक्षा में उन्होंने पढ़ लिया है उसको क्या करना था, मेज़र करना था। तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या दिए गए, 30 क्वेश्चंस दिए गए, जिसमें 20 आपके थे लाइफ साइंस के और 10 आपके थे फिजिकल साइंस के। और सेकंड पार्ट में क्या किया गया, 15 मार्क्स के उसमें रखे गए और जिसमें 10 जो प्रश्न थे या जो क्वेश्चन थे वो किसके रखे गए, लाइफ साइंस के, और बाद में 5 जो मार्क्स थे वो किसके थे, आपके फिजिकल साइंस के थे। इस परीक्षण को जो टेस्ट किया गया, इसकी रिलायबिलिटी जो चेक की गई वो कूड रिचर्डन आपकी रिचर्डसन विधि से देखी गई, ठीक है। तो जब इसमें देखा गया तो देखा गया कि 0.76 और 0.74 क्या हुई, उसकी विश्वसनीयता प्राप्त हुई। और जिसमें देखा गया हॉयट विधि से जब उसको एनालाइज किया गया तो उसमें देखा गया कि 0.57 वो 0.75 प्राप्त की गई, ठीक है। तो वैलिडिटी इसकी देखी दोनों भागों के लिए तो वो कितनी थी आपकी, 0.69 और 70%। और बाद में जब हॉलजिगर के परीक्षण से इसको चेक किया गया तो वो 0.83 और 0.77 से संबंध को रिलेशन उसमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आता कि आपकी रिलायबिलिटी कैसी थी, लेकिन सरोज अरोरा जब टेस्ट किया गया तो मैंने आपको सिर्फ बताने का मेरा जो मकसद था वो यही था
कि इसको इस ये जो टेस्ट था ये वैलिड कैसे हुआ, ठीक है। जब भी आप कोई टेस्ट बनाते हो तो उसे क्या करना पड़ता है, आप उसमें प्रॉपर एक डिटेल देते हो कि मैं इस टेस्ट को, जब मैंने ये टेस्ट किया तो मैंने कितने स्टूडेंट्स पे किया, कितने स्कूल्स पे किया। जब मैंने अपना डाटा कलेक्ट किया तो कलेक्ट करने के बाद उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जब चेक की जाती है तो उसके बाद ही उसको वैलिड टेस्ट माना जाता है। तो जब ये इसमें ये वैलिडिटी बताई गई, तो जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके लिए भी रिलायबिलिटी जो टेस्ट होता है वो पहले से ही क्या होता है, अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जो टेस्ट होता है उसके रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट जो टेस्ट था इसमें, तो वो था आपका SNL भार्गव भौतिक उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। जिससे नाम से ही पता लग रहा है कि ये फिजिक्स का टेस्ट था और इसमें क्या था, 1983 में ये किया गया। तो इसमें भी जब इस टेस्ट को किया गया तो इसमें दोनों तरह के स्टूडेंट्स लिए गए, गांव के भी और शहरों के बच्चे लिए गए, और इन्होंने इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बताया कि इन्होंने ये जो टेस्ट लिया वो 1347 बच्चों, स्कूल के बच्चों पर किया था। और देखिए मेन ये था कि जब हमने आपके स्लो लर्नर्स और दूसरे जो आपके बैकवर्डनेस, इसी को ही कहा जाता है, ये जो टेस्ट किया गया तो इसमें जो मेन था यही चेक करना था कि पिछली कक्षा में जो पढ़ाया है बच्चों को, क्या उनको वो क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो तभी ये टेस्ट जब किए गए तो उन्होंने जब भी इसमें क्वेश्चंस रखे वो क्या किए गए, वो पिछली कक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन उनको दिए गए और देखा गया कि वो उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। सॉल्व करने के लिए भी उनको इतना डिटेल में नहीं दिया गया बच्चों को कि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है या उन्होंने सॉल्व करना है, बस कि लेफ्ट हैंड साइड है, राइट है, उसमें क्वेश्चन है, बीच में प्लस लगेगा या माइनस लगेगा या उसका रिजल्ट क्या आएगा, कि बीच से जैसे आप मान के चल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के उनको दिए गए। तो उसमें देखा गया कि वहाँ से पता लग रहा था कि पिछली कक्षा के जो क्वेश्चन है बच्चा उसको कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो नेक्स्ट जो टेस्ट है इसमें वो है विद्यावती मलैया एलन दुबे प्रौढ़ शिक्षा उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें प्रौढ़ शिक्षा उपलब्धि परीक्षण में क्या किया गया, इसमें ये मतलब पुरुष और महिलाओं के लिए था, जिसमें 75 क्या थे इसमें क्वेश्चंस थे, और इसको प्रौढ़ शिक्षा की जो कक्षा थी उसमें ये पता करने के लिए कि उनको कितना समझ आ गया है, कितनी कक्षा तक उनकी एलिजिबिलिटी बन रही है या कितना वो सीख पाए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट वो था AK सिंह और अपर्णा सेन गुप्ता 1986 सामान्य कक्षा उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें देखा गया 6th और 7th क्लास की इंग्लिश, जो आपका साइंस है और जो आपका SST है, उन बच्चों पर इस परीक्षण को किया गया और उसमें भी चेक किया गया कि परसेंटाइल रैंक किसका भी क्या हुआ। जब लास्ट में फाइंड किया गया तो 75% तक इसकी वैलिडिटी क्या हुई, चेक की गई। तो ये सारे जो टेस्ट हैं वैसे तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सिर्फ इतना B.Ed के टेस्ट में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो भी आप एंट्रांस देंगे उसमें पूछा जा सकता है कि जो आपके स्लो लर्नर्स हैं, जो आपकी बैकवर्डनेस है, उसको कैसे चेक किया जाता है और उसके कौन कौन से क्या है टेस्ट है। अगर उसमें आपका आएगा एलन दुबे, सरोज अरोरा, SNL भार्गव टेस्ट करके पूछा जा सकता है, ठीक है। विद्यावती मलैया टेस्ट करके पूछा जा सकता है, दुबे टेस्ट करके पूछा जा सकता है, या अपर्णा सेन गुप्ता टेस्ट करके पूछा जा सकता है। तो ये क्या थे, इसके टेस्ट थे जिसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपकी स्लो लर्नर्स हैं वो एक्चुअल में स्लो लर्नर्स हैं या नहीं हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।